नमस्कार। बिहार चुनाव को लेकर कैपिटल टीवी का खास शो वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने आज से चुनावी प्रचार का शंखनाद कर दिया, तो वहीं अब पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। चुनाव को लेकर एनडीए मजबूत है, पर महागठबंधन तितर बितर हो चुका है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग राहुल तेजस्वी की मुसीबत खड़ा कर रहा है। महागठबंधन में नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद भी सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। कई सीटों पर महागठबंधन के सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतर गए हैं। नामांकन समाप्त होने के बाद भी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महागठबंधन के दलों ने अब तक औपचारिक रूप से सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी घोषित नहीं किया, तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया। चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करते हुए पार्टी ने सियासी साजिश करार दिया और इस अपमान का बदला लेने की बात कही है। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार में, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे सहयोगी राज सिंह। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये तो हद ही हो गई, नामांकन प्रक्रिया भी खत्म हो गई, लेकिन अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है कि कौन कौन से दल कितने कितने सीटों पर और कहां कहां से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, सब कुछ क्लियर है, किसने कहा क्लियर नहीं है। आपस में ही ये लोग लड़ रहे हैं बिहार में, और बाजा बज रहा है, जिलेबी छन रहा है झारखंड में। बिहार का क्या होगा नहीं होगा वो तो नतीजों के बाद मालूम चलेगा, लेकिन एक चीज आज तय हो गया कि झारखंड में आरजेडी को महागठबंधन से बाहर किया जाएगा। ये जेएमएम के लोग जो कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, बदला लेने का तो एकमात्र तरीका है। वहां 4 विधायक हैं आरजेडी के, जिसमें से एक जो है मंत्री बना हुआ है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले कह रहे हैं कि हमको तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, तुम हमें 6 सीट नहीं दे सकते, या मंत्री पद में तुमको बिठा करके हम रखेंगे, क्यों रखेंगे। तो एक तो बड़ी खबर जो है अभी और ये भी मतलब आप देखिए कि टाइमिंग कितना परफेक्ट होता है इन लोगों का। महागठबंधन में डिजास्टर का जो टाइमिंग है वो मस्त है। जिलेबी छान रहे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को वीडियो दिखा रहा होगा कि देखिए क्या कर रहे हैं, ये जिलेबी छान रहे हैं। बोले हमारा ही जिलेबी बना दिया इन लोगों ने, घुमा घुमा के 13 सीटें ऐसी है आपस में लड़ रहे हैं ये लोग। 13, पिछले बार मात्र 12,000 वोट का अंतर था, यहां 13 सीटों में आपस में ही आप लड़ रहे हो। तो इससे मसला सिर्फ 13 सीटों का नहीं है, इससे भी ज्यादा बड़ा मसला है कि मैसेज क्या जा रहा है पूरे बिहार में। क्या आपने बिल्कुल सही कहा, अब तो नॉमिनेशन का समय भी खत्म हो गया। पहले फेज में तो वापसी का भी सब कुछ फाइनल हो गया और सब लोग ताल ठोक कर आ रहे। तो हमने, आपको याद होगा, शुरू से कहा था कि मुकेश सहनी को ट्रैप कर लिया गया, 15 बताया गया, लेकिन इसी कार्यक्रम में हमने कहा था कि उसको 12 सीटें मिल रही है। तो 3 जगहों पे जो है आप देखिए आरजेडी वर्सेस जो है वीआईपी हो रहा है। तो ऑलरेडी इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव ने तय कर लिया था 12 से ज्यादा सीट नहीं देंगे। अब उन जगहों पे जहां वीआईपी वर्सेस आरजेडी हो रहा है, तेजस्वी यादव प्रचार करने के लिए चले जाएंगे तो क्या होगा। आरजेडी के प्रचार में गए तो क्या होगा वहां। भाई वहां उनके समर्थकों के बीच ये तो कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए ना कि ऑफिशियल कौन है महागठबंधन का। मुकेश सहनी जाएंगे आरजेडी के खिलाफ प्रचार करेंगे, वो तो छोड़िए, 6 सीटों के ऊपर कांग्रेस और आरजेडी लड़ रही है। अब तेजस्वी यादव किसी जगह पे जाएंगे, फिर राहुल गांधी वहां क्या करेंगे। और राहुल गांधी अपने कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर प्रचार करने के लिए चले गए, तो फिर वहां आरजेडी वाले का क्या होगा। ऐसे तो बिहार की जनता पूरी तरीके से सवाल खड़े कर रही है कि भाई ये तो घर नहीं चला सकते, गठबंधन नहीं चला सकते, तो ये सरकार कैसे चलाएंगे। अभी तो सरकार बनाने की तैयारी हो रही, जहां चल रही है उसको भी बैठे बैठे इन लोगों ने तोड़ दिया। जिस तेवर से और जिस लैंग्वेज से जेएमएम ने
तिरस्कार किया है और कांग्रेस पार्टी को भी इसमें लपेट लिया है। 41 बहुमत है वहां पे झारखंड में, 33 सीट ऑलरेडी इसके पास है। ये आरजेडी वाले अगर इधर आ गए कि मंत्री बनने के चक्कर में जिस तरह से एमआईएम के लोगों को तोड़ा था तेजस्वी यादव ने, वहां टूट के वो इधर आ गए, तो फिर कांग्रेस पार्टी का भी पत्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि और भी अदर्स है जो मिल करके इनकी संख्या जो है 44 के आसपास पहुंच जाएगी। तो फिर इसको कहते हैं ना कि लेने के देने पड़ रहे हैं बिहार चुनाव के चक्कर में। बिल्कुल, और जेएमएम का मूड भी कुछ वैसा ही नजर आ रहा है, क्योंकि अलग होना, ऐलान कर देना कि नहीं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो तक तो ठीक था, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं आरजेडी और कांग्रेस के लिए, और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई हम सही वक्त आने पे बताएंगे, बदला लेंगे। क्या बदला लेने के मूड में लग रही है जेएमएम? देखिए, बदला लेने का तो यही है कि झारखंड में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, उसका जो ग्रीवांस है बहुत जायज है। वो हमेशा इन लोगों को सीट देते आई है झारखंड मुक्ति मोर्चा, और अगर इनके एक विधायक भी रहे हैं तो उनको मंत्री बनाया है उसने, ठीक है। अब उसने आपसे मांगा सीट, कुछ तो आप एडजस्ट कीजिएगा ना, आपको करना चाहिए। लेकिन देखिए, बात झारखंड मुक्ति मोर्चा तो बहुत दूर की बात है। यहां पे क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पे महागठबंधन में कोई किसी पे भरोसा नहीं कर रहा है, कोई किसी पे भरोसा नहीं कर रहा है। आरजेडी कांग्रेस पे भरोसा नहीं कर रही है, कांग्रेस सहनी पे भरोसा नहीं कर रहा, सहनी तो किसी पे भरोसा नहीं कर रहा है। समझ सही है। तो मुझे लगता है अब इन सब की सोच जो है ना, वो पोस्ट पोल जो सिनेरियो उस पे आ गया है। अब देखिए, आरजेडी ने बिल्कुल 143 के आसपास वो सीट लड़ रही है, कांग्रेस 61 लड़ रही है लगभग, मतलब अभी तो क्लियर कुछ नहीं है, और सहनी जो है उनको तो 12-13, जैसे सर ने कहा। ये सब लोग चुनाव के रिजल्ट आने के बाद क्या करेंगे किसी को नहीं मालूम है, और उसके बाद किस तरह की बार्गेनिंग ये लोग करेंगे। अब देखिए, मुकेश सहनी तो पहले कह चुके हैं कि हमको डिप्टी सीएम बनना है, और ये जो ठेस लगी है मुकेश सहनी को, तो चुपचाप तो नहीं बैठेंगे ना। तो अगर चुनाव के बाद अगर रिजल्ट आते हैं और अगर तेजस्वी कहीं ना कहीं सरकार बनाने के करीब हो, तो मैं एक हाइपोथेटिकल केस कह रहा हूं, और अगर उनको मुकेश सहनी की जरूरत पड़ेगी, तो आप मान के चलिए कि वहां बहुत बड़ा ड्रामा लिखा हुआ है, क्योंकि मुकेश सहनी वहां पे उनको सपोर्ट करने नहीं जा रहे हैं। और कांग्रेस, इस पूरे एपिसोड में कांग्रेस का रोल सबसे ज्यादा डीबीएस रहा है, सबसे ज्यादा डीबीएस रहा है। अब जैसी खबरें आ रही हैं कि ये जो कृष्णा अल्लावरू हैं और पप्पू यादव हैं, इन लोगों ने मिल करके बहुत बड़ा गेम किया। राहुल गांधी को इन लोगों ने कन्विंस किया कि हमें 61 से कम सीट पे तो किसी हाल में नहीं लड़ना है, ठीक। और उसके बाद जो संवादहीनता हो गई है तेजस्वी यादव के बीच में और राहुल गांधी के बीच में, तो यहाँ पे अच्छा, आपने कुछ और ऐसे विजुअल्स आपने देखे होंगे कि पप्पू यादव हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो सिंबल बांट रहे हैं। आपने देखा वो विजुअल्स? के बाद बिल्कुल समझ में नहीं है पप्पू यादव हैं कहाँ भाई। 3 मई की 13 में वो कांग्रेस में है पहले, वो खुद तो निर्दलीय सांसद हैं। तो आप समझिए कि पूरी वह पोह की स्थिति है महागठबंधन में, और इन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इलेक्शन में आप क्या मैसेज दे रहे हैं, जनता को क्या मैसेज दे रहे हैं, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड है। अच्छा, सबसे ज्यादा तो मुझे आश्चर्य गौरा बोराम की जो घटना सबसे ज्यादा मुझे आश्चर्य करती है, क्योंकि लालू यादव लेटर लिखते हैं, आपने देखा लेटर कि भाई हमारा ये अधिकृत कैंडिडेट है, उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन को बताते हैं कि हमारा ये अधिकृत कैंडिडेट है, लेकिन ये भी कहते हैं कि जो आरजेडी का कैंडिडेट है उसको कैंसिल नहीं किया जाए, मतलब आज की तारीख में वो भी वहां रहेगा। अब मुझे ये बताइए कि तेजस्वी यादव वहां किसका प्रचार करने जाएंगे? अगर वो वहां प्रचार करने जाते हैं वीआईपी का, तो लालटेन के खिलाफ बोलेंगे, क्या करेंगे? उनका कैंडिडेट तो है वहां पे। तो कंप्लीटली कैओस है वहां पे, और इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, ये भी एक वजह, आप देख लीजिए कहीं भी मीडिया में, सोशल मीडिया में जितने महागठबंधन के समर्थक भी हैं ना, उसमें बड़े बड़े पत्रकार भी हैं, ये लोग पहले ही हार चुके हैं इस जंग को। उनको लग रहा है कि भाई इससे बुरी स्थिति तो हो ही नहीं सकती थी, और इसलिए मैं कहता हूं कि ये एनडीए के लिए स्वर्णिम अवसर है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी संख्या बढ़ाए। लेकिन मुझे एक चीज का डाउट सिर्फ लगता है कि मुझे याद आता है 2024, क्योंकि 2024 में जिस तरह परिस्थितियां थी ना, कि विपक्ष भी बिखरा हुआ था और एनडीए कॉम्प्लेसेंट हो गई, कॉम्प्लेसेंसी आ गई, शिथिलता आ गई। मुझे लगता है इस बार जो बिहार में जो चीज देखने को मिल रहा है, विपक्ष तो पूरी तरह से बिखरा हुआ है। डर सिर्फ इस बात का है कि एनडीए कहीं शिथिल ना हो जाए, करिए तो हम पहले ही जीत गए। ये चीज नहीं होनी चाहिए, और अगर ये नहीं होता है और चुनाव के दिन अगर ये बिल्कुल तगड़े रहते हैं और अपने वोटर को बूथ तक ले जाते हैं, तो आप मान के चलिए कि बहुत बड़ी विक्ट्री हो रही है। मतलब एनडीए को ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। ऐसा आप कहना ये चाह रहे हैं। 2024 से जो सबक मिला था, मैं उसकी बात कह रहा हूँ। बिल्कुल सर, एक सवाल और है। हमने अपने इसी शो में चर्चा की और अपने व्यूवर्स को बताया, कांग्रेस पे आरोप लगे कि हाँ पैसे मांगे गए फिर टिकट दिया गया, आरजेडी पे भी आरोप लगे, कुर्ता फाड़ के भी विरोध प्रदर्शन हुआ। अब तो मुकेश सहनी पे भी आरोप लग रहे हैं कि 3-3 करोड़ मांगे गए हैं तब जाके टिकट मिल रहा है, नहीं तो नहीं दिया जा रहा है। देखिए, ये प्रचलन है मोस्ट ऑफ द स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज की
कि वहाँ जो ज़्यादातर टिकटें होती है वो मार इसीलिए होता है आपस में कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इसलिए भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टिकट बेच के जो है कमाई करके घर निकल ले। अब देखिए पप्पू यादव जो बात राज ने उठाई कि वो सिंबल बांट रहा है, इसका मतलब तस्वीर निकालना और तस्वीर को बकायदा बाजार में लाना, पब्लिक में लेकर के जाना, ये आम पब्लिक के लिए नहीं है। नोबडी इज बॉदर्ड कि टिकट सिंबल कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, भाई उम्मीदवार कौन है, किसने दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया कि राहुल गांधी ने दिया कि अल्लाह ने दिया कि पप्पू यादव ने दिया। लेकिन इसका एक पॉलिटिकल मैसेज है और उस मैसेज को समझिए। तेजस्वी यादव, लालू यादव ने शुरू से ही 2 शर्तें रखी हुई है लोकसभा के चुनाव में भी कि कम वोट में 2 आदमी बिहार से भगाइए नहीं हो। वो 2 आदमी, एक कन्हैया और दूसरा है पप्पू यादव। पप्पू यादव के खिलाफ जब वो लोकसभा लड़ रहे थे, तेजस्वी यादव उनके खिलाफ वहां पे 3 दिन डेरा डंडा डाल करके बैठे कि किसी भी कीमत पे इसको नहीं जीतने देना है। कई सारी कहानियां बैकग्राउंड में, गूगल कीजिएगा तो मिल जाएगा। खैर, अब आप कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जिसको तेजस्वी यादव देखना नहीं चाहते, जो तेजस्वी यादव लालू यादव के ऊपर लगातार हमला कर रहा है, यादव लीडर है, वो टिकट बांट रहा है। और एक कॉन्क्लेव में ये जो कन्हैया है वो ये कह रहा है कि उससे पूछा गया कि भाई टिकट आपको नहीं मिला, बोला मैं टिकट लेने के लिए नहीं हूं, मैं यहां टिकट बांट रहा हूं। मतलब आप तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन में हैं और आरजेडी का जो 2 रिजर्वेशन है कि भाई ये 2 आदमी का सूरत पसंद नहीं है हमें, और उनसे आप इस तरह के बयान दिलवा रहे हो। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव में कोई फोन पे बातचीत नहीं हुई। तेजस्वी यादव 2-2 दिन तक दिल्ली में बैठे रहे, उनसे मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी बिल्कुल, उनको जो है टाइम नहीं मिला। जलेबी छानने का, लड्डू बनाने का, वीडियो बनाने का टाइम है, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ बैठ करके बातचीत करने का टाइम नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल सही है जो राज ने कहा कि देयर इज अ प्लान, और ये प्लान कांग्रेस पार्टी का है कि जहां जहां जो भी रीजनल पार्टीज हैं, जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के वोट को काट के अपनी राजनीतिक भूमि तैयार की है, उसको पहले खत्म करना होगा, तभी नेशनल लेवल पे कांग्रेस पार्टी आ सकती है। ये लंबी प्लानिंग, इसी चक्कर में निपटा डाला उद्धव ठाकरे को। अब तेजस्वी यादव को निपटाने में लगे हुए हैं, और ऐसे ही निपटारा किया जाएगा। कहां? वो निपटारा होगा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का। तो ये कांग्रेस की प्लानिंग है। कांग्रेस में नोबडी इज बॉदर्ड किसकी सरकार बने नहीं बने, भाई सरकार, उनको तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, डिप्टी सीएम बनना नहीं है, लेकिन उनका जो लार्जर एम है कि वापस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पार्टी हर राज्य में हो। उसके लिए जरूरी है कि जो रीजनल प्लेयर्स है उसको खत्म करना। उसी खत्म करने के प्रोसेस में कांग्रेस पार्टी ये सारी चीजें कर रही है। सर, मेरा सवाल आपसे आखिरी है। प्रशांत किशोर जो कुछ दिनों पहले तक तो बड़े एक्टिव नजर आते थे, बड़े कॉन्फिडेंट भी थे, जोश उनका बड़ा हाई था, वो धीरे धीरे इतने साइलेंट क्यों होते चले जा रहे हैं? देखिए, धीरे धीरे साइलेंट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे उनको अपनी स्थिति का एहसास हो रहा है। अब वो पूरी तरह से अपनी उम्मीद जो है ना वो खो चुके हैं, हताश हो गए हैं। वरना देखिए, जो प्रशांत किशोर मीडिया के क्रिएशन थे, आज मीडिया के साथ वो किस तरह से पेश आ रहे हैं, दुश्मनों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा एक इंटरव्यू हुआ जिसमें कि वो छोड़ के चले गए, वॉकआउट कर गए, और किस तरह की बात की उन्होंने। अच्छा, ये तो एक मीडिया वाली बात हो गई। उसमें एक 2 चीज़ और भी हुई है कि अब प्रशांत किशोर के ऊपर ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिसका वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बौखलाहट की वजह भी है, 2-3 वजह हैं। अच्छा, एक खबर ये आ रही है, खबर क्या आ रही है, रिपोर्ट किया जा रहा है जिसका जवाब उनको देना चाहिए। पटना में 11 कट्ठा जमीन खरीदा है उन्होंने,
ठीक है, ये आरोप लग रहे हैं कि आप सबको कहते हैं उसने जमीन खरीदा, आप जिसका जवाब दिए तो ये कहते हैं जी 11 कट्ठा का क्या है, मैंने तो सारा रिकॉर्ड दे दिया, मैंने क्या टैक्स किया। ये जवाब नहीं होता है। जब आप स्पेसिफिक क्वेश्चन, ऐसे तो लालू यादव भी कह देंगे कि हम अपना भरते हैं भैया, हमारा इनकम टैक्स देख लो, ये एक अलग बात हुई। आपको स्पेसिफिक जवाब देना पड़ेगा। वो जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। जवाब अगर उनके पास है तो दें। जब आप बौखलाते हैं इसका मतलब कि आपका कॉन्फिडेंस कहीं पे लूज कर रहा है। दूसरी चीज आप ये देखिए कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो इस तरह से भाग रहे हैं, उनको भी समझ में आ गया कि भैया कुछ होने वाला नहीं है। अब 3 जगह के कैंडिडेट उनके जो है चले गए हैं। एक आप देखिए उधर गोपालगंज, ब्रह्मपुर, वो हुलास पांडे के पास वो तिवारी जी चले गए हैं, और तीसरा दानापुर। अब इसका मतलब क्या है कि अभी से कैंडिडेट भाग रहे हैं। समस्या प्रशांत किशोर के साथ ये है कि अगर 2-4 कैंडिडेट जीत भी जाते हैं तो इलेक्शन के बाद क्या होगा? अरे अभी नहीं सुन रहे हैं तो उस वक्त वो सुनेंगे क्या? तो ये सबसे बड़ी है। प्रशांत किशोर को ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने ये किला खड़ा किया था, हवाई महल बनाया था कि हम इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं, वो तो छोड़िए, अब इनका खाता खोलने पे प्रॉब्लम आ गई है। और उससे भी बड़ी चीज़ ये है, देखिए क्या होता है ना कि कोई भी आदमी जब आगे बढ़ता है शुरू में बड़ा कॉन्फिडेंट रहता है, और जब आपके पास चारों तरफ से ये रिपोर्ट्स आने लगती हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज बताने लगता है। प्रशांत किशोर का बॉडी लैंग्वेज आप चुनाव होने से पहले और अभी का बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, आपको जमीन आसमान का अंतर पड़ेगा। और मुझे विश्वास नहीं होता कि ये प्रशांत किशोर, जो कि अपने आप को कम्युनिकेशंस के एक्सपर्ट कहते हैं, वो मीडिया के साथ ऐसे बात करेंगे। एक चीज और, उनकी डिग्री पे भी सवाल उठ रहे हैं, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे इन्होंने सबकी डिग्री पे सवाल उठाए हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के तेजस्वी 9वीं फेल है। अब लोग कह रहे हैं कि वो सब तो फेल है भाई, तुम बताओ तुम क्या हो। अच्छा, इसी इंटरव्यू में इतने नाराज हो गए, उन्होंने कहा कि भाई मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, मैं फेल हो गया हूँ। सवाल है, आपको अपनी डिग्री दिखानी चाहिए। इस पे हम लोग एक बार डिटेल में ही बात करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। जैसे वो पटना साइंस कॉलेज से इंटरमीडिएट करते हैं, बक्सर से पढ़ाई की, साइंस कॉलेज से इंटरमीडिएट किया, उसके बाद वो ग्रेजुएशन करते हैं, दिल्ली आ जाते हैं, यहाँ पे हिंदू कॉलेज में स्टैटिस्टिक्स के लिए एडमिशन लेते हैं, यहाँ से ग्रेजुएशन पूरा नहीं होता है। उसके बाद बताया जाता है कि वो चले जाते हैं हैदराबाद, वहाँ पे जाकर के वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। ऐसा उनके बायो में लिखा हुआ है, लेकिन कोई डिटेल्स नहीं है। भाई किसी चीज़ में आपने पढ़ाई की होगी ना। उसके बाद जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से वो पब्लिक हेल्थ में डिग्री लेते हैं, तो लोग कह रहे हैं दिखाओ तो भाई वो डिग्री है क्या। तो आप जैसे कहते हैं कि हर कोई अपनी डिग्री दिखाए, को डिग्री दिखाने में आपको क्या परेशानी है? और इसमें आपको अपना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी डिग्री गलत है या उनके पास डिग्री नहीं है, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। लेकिन जब आप पब्लिक लाइफ में आते हैं, जब आप दूसरों से सवाल करते हैं, तो वो सवाल आपसे भी किए जाएंगे और आपको दिखाना चाहिए। और इस पर अगर आप अपना टेम्पर लूज करते हैं, इसका मतलब आप कुछ छिपा रहे हैं, और ये नहीं चलेगा। तो प्रशांत किशोर, बहुत सारी वजह हैं जिनसे ये प्रशांत किशोर पूरी तरह से एक्सपोज होंगे, मैं तो ये कहूँगा। और पब्लिक में मैसेज बिल्कुल सही नहीं जा रहा। अब उनके जो कट्टर समर्थक हैं ना, वो भी पूछ रहे हैं वे प्रशांत किशोर ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो चुनाव को लेकर एनडीए मजबूत है, तो वहीं महागठबंधन पूरी तरह से टूट चुका है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जबरदस्त बवाल है। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के बीच में कई सीटों पर उम्मीदवारों के 2-2 नामांकन दाखिल होने से टकराव की काफी ज्यादा स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि अब भी 13 ऐसी सीटें हैं जहां सहमति नहीं बन पाई है। कई सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने आ गए हैं, और ये साफ साफ बता रहा है कि महागठबंधन चुनाव हार चुका है। तो आपकी क्या कुछ राय है, आप भी कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।